नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं एस.एम. कथूरिया वैदिक प्रेडिक्ट से बोल रहा हूं और आज की चर्चा का विषय है राहु। असल में हम आज राहु की ही एज में हैं। राहु क्या है? वैसे तो एक छाया ग्रह है जिसे हम छाया मानते हैं। चंद्र की जो उत्तरी नोड है उसको हम राहु कहते हैं। हालांकि ये पिंड ग्रह छूने वाली तो चीज है नहीं, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी जो पुरानी भी कहानी लिंक है कि असुर था एक स्वरभानु, जिसने समुद्र मंथन के समय देवताओं के लाइन में जाके अमृत पिया था। और भगवान विष्णु सूर्य और चंद्र के कहने से जब उसको पहचान गए तो उन्होंने उसको अपने चक्र से धड़ अलग कर दिया था और सिर अलग कर दिया था। जो सिर का हिस्सा है वो राहु कहलाता है, और जो धड़ है वो केतु कहलाता है। अब राहु के पास क्योंकि अमृत पिया हुआ, देवों का अंश हो गया, ये सेंसेस सारी हैं इसके पास, तो इसलिए प्रभावित ज्यादा करता है। इसकी खास विशेषताएं क्या हैं? वो ये कि एक तो ये दिखावा बहुत करता है क्योंकि मायावी है। दूसरा, क्रांतिकारी है, रूल से हमेशा हट के काम करता है। भौतिक सुखों की तरफ ज्यादा बढ़ाता है, जिससे अंदर की जो शांति है वो नहीं रहती। बड़बोला है, फॉरेन विदेश से रिलेटेड है, और जितनी भी भाषाएं हैं उस पर राहु का कंट्रोल है, क्योंकि विदेश से रिलेटेड है। ये इसकी खास विशेषताएं हैं। और सबसे बड़ी जो चीज है वो ये कि ये भ्रमित बहुत करता है। आपकी सोच को एकदम से ऐसे कर देगा कि क्योंकि ये हर चीज हासिल करना चाहता है, वो चाहे कैसे भी हो, और करके रहता है। इसके अलावा जो कार्य क्षेत्र आते हैं इसके अंदर, वो ये राजनेता, खासकर क्योंकि राहु राजनेताओं का कारक है, और 10वें घर में अगर राहु बैठा हो तो ये राजनीतिक गतिविधियों में बहुत अच्छा कराता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर है, एयरलाइंस हैं, मेडिकल लाइन, जहां भी केमिकल्स का या पॉइजन का, ऐसी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये भी काम होते हैं, ये सब राहु के क्षेत्र में ही आते हैं। और इसके साथ रिसर्चर, अगर हायर लेवल पे हो तो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी राहु के क्षेत्र में आते हैं।
मेडिकल लाइन तो जैसे मैंने बताया ही, इसके अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे माइनिंग है, ऑयल रिफाइनिंग है, जो क्योंकि राहु बिल्कुल शनि की तरह एक्ट करता है, तो जो जो फील्ड शनि के भी आते हैं वो भी इसी के इनके कंट्रोल में आते हैं। बीमारियां ये कौन सी देता है? जैसे कि फोबिया, कैंसर, लेप्रोसी, एपिलेप्सी, हेलुसिनेशन वगैरह, मेंटल जो कई बीमारियां होती हैं वो इसकी वजह से होती हैं। ल्यूकोडर्मा है, इस तरीके की कई बीमारियां हैं, रिमेटिज्म है, ये सब बीमारियां भी राहु के प्रभाव से आती हैं। अब राहु के देखें तो कई बार ऐसे नतीजे भी देखे गए हैं कि ये जब भी तीसरे, छठे या 11वें, 10वें, 11वें घर में होता है तो बहुत अच्छे परिणाम देता है। वैसे तो कहते हैं कि अगर ये केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, लेकिन इसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना हो, तो बहुत ही अच्छे प्रभाव, बहुत ही अच्छे नतीजे देता है। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि जिस ग्रह के साथ बैठा होता है ये उसके प्रभाव पूरे अपने अंदर ले लेता है और उसके सारे परिणाम राहु देता है। ये ग्रहण लगाता है सूर्य चंद्र को। ये सबसे बड़ा दुश्मन है सूर्य का और फिर चंद्र का। इसके जो मंगल के साथ जो युति अगर हो तो ये अंगकारक योग बनाता है, जो बहुत ही विस्फोटक कहा जाता है जिसे, उसमें क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके जो अगर युति बने गुरु के साथ, तो गुरु में वैसे तो ये गुरु के आदर करता है, गुरु की राशि में ये कभी खराब फल नहीं देता। इसकी मित्रता है शनि, बुध और शुक्र से। लेकिन अगर राहु की युति हो जाए शनि के साथ तो उस कुंडली को श्रापित कुंडली भी कहते हैं। इसकी युति अगर बुध के साथ हो जाए तो बुध सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो वाणी का कारक है, और राहु जो है अगर वाणी से ही रिझाता है, अपने जितने भी काम निकलवाता है वाणी से ही, तो सबसे अच्छी राशि जो है इसके लिए बुध की मानी गई है। इसलिए ये मिथुन राशि में ऊंच का माना गया है और धनु राशि में नीच का माना गया है, लेकिन नीच में ये प्रभाव बुरे नहीं देता है। कई लोग इसको वृषभ राशि में ऊंच का मानते हैं। खैर ये विषय एक अलग है। अगर इसकी युति शुक्र के साथ हो जाए तो शुक्र के साथ ये बहुत ज्यादा जो भौतिक सुखों की ओर ले जाता है, और अगर ये दूसरे और 8वें घर में बैठ जाए तो बहुत ज्यादा लत भी लगा देता है किसी गंदी चीजों की, जैसे कि शराब है या सिगरेट है या नशा है कोई, तो इस तरीके की लत लगा देता है। क्योंकि वैसे भी राहु का जो है वो तामसिक नेचर है, तो इसलिए इधर जाना बहुत वो हो जाता है अगर ये ऐसे भाव में हो। क्योंकि दूसरा घर जो है खाने पीने से संबंध रखता है,
इसलिए खासकर दूसरे घर में ये इस तरीके की परेशानी जरूर लाता है। राहु के जो नक्षत्र जो हैं वो है आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, और इसका जो रंग से जुड़ा हुआ है वो है आसमानी नीला या फिर ग्रे कलर। अब राहु कुंडली में जिस घर में बैठा होता है उस घर का मालिक कहां पर बैठा है, उस ग्रह को हम कार्मिक ग्रह कहते हैं। मतलब ये कि राहु जो है वो हमें एक जातक को फ्यूचर की ओर ज्यादा अग्रसर करता है, और जो जिस घर में ये बैठा है वो ग्रह जिस घर में भी बैठा हो, सारी उसकी एनर्जी जो है वो उस घर की तरफ रहती है, जहां पर उस राहु के डिपॉजिटर जिसको कहते हैं, जिस घर में राहु बैठा है उसका मालिक जो है वो जिस घर में भी होगा वहां के परिणाम की तरफ ज्यादा अग्रसर होगा। इसलिए कहते हैं कि ये जो दो राशियां हैं, एक तो ये कि जिनमें राहु बैठा है, और दूसरा वो जिस राशि में उसका स्वामी बैठा है, ये दोनों राशियां इस जन्म में उसके जो आत्मा के जो कर्म हैं उसकी ओर मोड़ते हैं। इसलिए राहु का बहुत बड़ा महत्व है। अब कर्मों का तो हमने देखा ही है कि ऊंचे से ऊंचे राजनेता से लेके और नीचे कर्म तक भी इसके प्रभाव में आते हैं, जैसे कि स्वीपर, शमशान घाट वाले, या जो मदारी होते हैं वो भी, या सपेरे, क्योंकि ड्रैगन्स हेड भी तो कहते हैं इसको ना, तो ये सब इन्हीं के अंडर आते हैं। अब राहु अगर अच्छा ना बैठा हो कुंडली में तो इसको शांत करने के लिए आप वो चींटियों को आटा दें, ये बड़ा अच्छा रहता है। पक्षियों को बाजरा वगैरह खिलाएं तो बहुत अच्छा रहता है। दान करने के लिए जैसे जो शनि की चीज़ें हैं, जैसे कि काली उड़द की दाल, मसूर की दाल, सरसों का तेल, ये सब अगर आप या सतनाजा वो भी अगर दान करते हैं तो बड़ा लाभकारी रहता है। इसके अलावा इसका जो मंत्र है ओम राव रावहे नमः, इसका अगर रोजाना 108 बार जाप करें तो ये भी बड़ा लाभदायक रहता है और राहु को शांत करने में काफी सहायक होता है। तो ये जानकारी दी थी आपको राहु के बारे में। और कोई आपको कुंडली के बारे में कोई पर्सनल कोई जानकारी लेनी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या vedicpredict.com पर लॉगिन कर सकते हैं। और आपसे एक और विनती है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक सीधी पहुंच जाए। धन्यवाद।